तो गए ही होंगे आप। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सच्चे राष्ट्रभक्त सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी का ये नारा केवल एक नारा नहीं था, इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा कर दिया था, जो भारत की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा आधार बना। इस नारे को भारत में ही नहीं बल्कि समस्त भूमंडल पर प्रवाहित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वह नाम है जो शहीद देशभक्तों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की वीरता की गाथा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथनी और करनी में गजब की समानता थी। वे जो कहते थे उसे कर भी दिखाते थे। इसी कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथनों से विश्व के बड़े बड़े दिग्गज भी घबराते थे। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि भारत के लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। उनके व्यक्तित्व एवं वाणी में एक अलग ही प्रकार का ओज एवं आकर्षण था। उनके हृदय में राष्ट्र के लिए मर मिटने की चाह थी। उन्होंने आम भारतीय के हृदय में इसी चाह की अलग जगा दी थी। नेताजी के हर कदम से अंग्रेज सरकार थर थर कांपती थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी दास बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि तक लौटा दी थी। इस वाक्य ने बालक सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया था। अब सुभाष चंद्र अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने, भारत को स्वतंत्र करने का आत्मसंकल्प ले चल पड़े थे राष्ट्र कर्म की राह पर। प्रारंभिक शिक्षा कटक में प्राप्त करने के बाद वह कलकत्ता में उच्च शिक्षा के लिए आए। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दे दिया था। देश के लिए अटूट प्रेम के कारण वह अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके। ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष ने ICS से इस्तीफा दिया। इसी बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा था, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो कभी इस पद से विचलित मत होना। बंगाल के देशभक्त चित्तरंजन दास की प्रेरणा से यह राजनीति में आए। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर वह जेल भी गए। 1939 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी के अहिंसावादी विचार उनके क्रांतिकारी विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तत्पश्चात सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। नेताजी ने देश के लोगों में उत्साह भर देने वाला नारा दिया, जय हिंद। पूर्ण स्वराज का आशय भारतीय संस्कारों से अप्लावित राज्य है। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी जटिल थी कि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया। वह जर्मन चले गए और वहां से फिर 1943 में सिंगापुर गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। इस महान व्यक्ति की मृत्यु भी संदेहास्पद रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी के मामले में यह अब तक का सबसे मजबूत तर्क माना जाता है। इसके मुताबिक आज से 70 साल पहले 18 अगस्त 1945 को ताइवान के नजदीक हुई एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। भारत सरकार तथा इतिहास की कुछ किताबें भी इसी हवाई दुर्घटना को नेताजी की मृत्यु का कारण बताती हैं। बताया जाता है कि नेताजी को अंतिम बार टोक्यो में हवाई अड्डे पर देखा गया था और वे वहीं से उस विमान में बैठे थे। इस घटना के संबंध में दो अलग अलग ऐसी बातें भी सामने आई जिनके चलते इसकी सत्यता पर संदेह खड़ा हो गया। इनमें पहली बात तो यह थी कि नेताजी का शव कहीं से भी बरामद नहीं हो सका, और दूसरी यह कि कई लोगों के मुताबिक उस दिन ताइवान के आसपास कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। खुद ताइवान सरकार के दस्तावेजों में भी उस दिन हुई किसी हवाई दुर्घटना का जिक्र नहीं है। ऐसे में कई लोग आज भी उनकी मौत की वजह कुछ और मानते हैं। नेताजी के जीवन पर लिखी गई मृत्यु से वापसी नेताजी का रहस्य नामक पुस्तक लिखने वाले अनुज धरवी यही मानते हैं कि उनकी मौत 18 अगस्त 1945 को हुई ही नहीं थी। हालांकि नेताजी की बेटी अनीता बोस फाफ विमान दुर्घटना वाली बात से रखते हुए इसे ही मौत की वजह बताती हैं। जर्मनी में रहने वाली 74 वर्षीय अनीता नेताजी की ऑस्टिन पत्नी एमिली शेंकल से हुई उनकी इकलौती संतान है। लेकिन अनीता बोस के ऐसा मानने के बाद भी इस बात पर संदेह करने के कई कारण हैं। एक अखबार के अनुसार उस कथित विमान हादसे के समय नेताजी के साथ मौजूद कर्नल हबीबुर रहमान ने इस बारे में आजाद हिंद सरकार के सूचना मंत्री S.A. नैयर, रूसी तथा अमेरिकी जासूसों और शहनवाज समिति के सामने अलग अलग बयान दिए थे, जिनके चलते भी उस हादसे की सत्यता पर सवाल खड़े होते हैं। कई लोग इस बात को भी मानते हैं कि नेताजी को किसी बड़ी राजनीतिक साजिश के तहत मारा गया था।
राजनीतिक साजिश को नेताजी की मौत का कारण बताने वाले दो अलग अलग संभावनाओं की ओर इशारा करते थे। पहली संभावना के मुताबिक कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्त एजेंडों की सहायता से मारा था, जबकि दूसरी संभावना के मुताबिक कुछ लोग नेताजी के मौत में रूस का हाथ देखते हैं। वहीं सुभाष चंद्र बोस के नाम से गुमनामी बाबा की भी कहानी रोचक है। फैजाबाद के राम भवन में रहने वाले जिन बुजुर्ग शख्स का जिक्र किया जाता है वे ही गुमनामी बाबा और भगवान जी का नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके पास से मिले नेताजी से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर कई लोग आज भी ये मानते हैं कि वे नेताजी ही थे और भारत की आज़ादी के बाद जानबूझकर भेष बदलकर रह रहे थे। बताया जाता है कि वे 70 के दशक की शुरुआत में फैजाबाद आए थे। आजाद हिंद फौज में शामिल रहे बहुत से सैनिक और अधिकारी भी कई मौकों पर यह दावा कर चुके हैं कि नेताजी आजादी के बाद तक भी जीवित थे। इन सिपाहियों ने नेताजी से गुप्त मुलाकातों का दावा भी किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रहस्य ब्रिटेन की न्यायपालिका में अहम सबूत अब भी मौजूद हैं। जब भारत को आज़ादी मिले उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे। एटली 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने पर ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके वहां के लोगों ने सवाल किया था कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे तो उस समय भारत को आजाद करने की क्या जरूरत थी। ब्रिटेन के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली से पूछा कि आखिर आपने भारत क्यों छोड़ा? आप दूसरा विश्व युद्ध जीत चुके थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन फ्लॉप हो चुका था, फिर आपने भारत को अचानक स्वतंत्र करने का फैसला क्यों किया? मुख्य न्यायाधीश के इन सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने कहा कि 25 लाख भारतीय सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध जीतकर लौट रहे थे। इस बीच कराची नेवल बेस, जबलपुर, आसनसोल जैसी जगहों पर सैनिक विद्रोह की खबरें आ रही थी। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज लगातार ब्रिटेन सेना पर दबाव बढ़ा रही थी। ब्रिटिश पीएम ने आगे कहा कि हम जान गए थे कि अब ज्यादा दिनों तक भारत पर कब्जा बनाए रखना मुश्किल है। ये सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि भारत में लोग राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्र के स्वाभिमान को लेकर उग्र हो रहे थे। अगर हम भारत को ना छोड़ते तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हो सकता था जो ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता। अगर महात्मा गांधी की तरह अहिंसक आंदोलन होता रहता तो हम पर असर नहीं होता। ब्रिटिश पीएम एटली की ये बातें साबित करती हैं कि देश कई सच्चे तथ्यों से अब भी गुमराह किया गया और उन महान लोगों के ऐतिहासिक योगदान को भुला दिया गया जिन्होंने सच में देश को आजाद कराने में अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास की स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा था, अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस नारे ने ऐसा असर डाला था कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 31 दिसंबर 1943 के दिन अंडमान निकोबार को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़वाया और भारतीय शासन स्थापित करवाया।